लीज, ये जो वर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। मींस किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होना। अब वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी। तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही कवर करते हैं। तो लीज में जिस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो लीज होता है उसमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ना कि ओनरशिप। ये बातें आप ध्यान रखें, लीज के अंडर प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है लीज के अंडर। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉस्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 105 एंड सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 105 लीज के डेफिनेशन की बातें करता है, जहां यह बोला जाता है कि लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। एक छोटे से लैंग्वेज में हम लीज को यही बोल सकते हैं कि लीज में इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, ना कि ओनरशिप का। लीज और मॉर्टगेज दो ऐसा ट्रांसफर है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। लेकिन वहीं अगर हम सेल को देखें तो सेल में इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ना कि इंटरेस्ट। सेल में जो ट्रांसफरी है उसे उस प्रॉपर्टी का फुल राइट मिल जाता है, वो उस प्रॉपर्टी के साथ चाहे जो मन करे वो कर सकता है। लेकिन मॉर्टगेज और लीज दो ऐसा ट्रांसफर है जहां पर ट्रांसफरी को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। इन ट्रांसफर में जो ट्रांसफरर है वो उस प्रॉपर्टी को अपनी मन मर्जी से नहीं चला सकता। ये जो लीज है ये एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर होता है, मींस एक सर्टेन टाइम के लिए ट्रांसफर होता है, 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ लीज राइट ऑफ पोजेशन इज ट्रांसफर्ड इंस्टीड ऑफ राइट ऑफ ओनरशिप। लीज में प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। और जो ट्रांसफेरर है उसे हम लेसर बोलते हैं, और जिस पर्सन को लेसर प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है उसे लेसी बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पर ट्रांसफर करी। कितने सालों के लिए, क्योंकि लीज में एक सर्टेन टाइम के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो ए ने बी को जिस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया सिर्फ 10 साल के लिए ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर ए लेसर हो जाता है और जो बी है वो लेसी हो जाता है, क्योंकि लेसर ने लेसी को यानी कि ए ने बी को एक सर्टेन टाइम यानी कि 10 साल के लिए उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। तो जो ए है उसे हम लेसर बोलेंगे, वो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अपने पास रखता है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी का पोजेशन 10 साल के लिए लेसी के पास दे देता है। तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो जो लेसर है उसे हम लैंडलॉर्ड यानी कि उस प्रॉपर्टी का ओनर भी बोल सकते हैं, और जिसे लेसर ने प्रॉपर्टी को 10 साल के लिए लीज पर रखा है उसे हम लेसी बोल सकते हैं, यानी कि रेंटर। एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो किराएदार, जो किराएदार है उसे हम लेसी बोलेंगे। किराएदार ने उस प्रॉपर्टी के मालिक से उस प्रॉपर्टी को 2 साल के लिए एग्रीमेंट पर अपने पास रख लिया, यानी कि लीज पर। तो वो जो किराएदार है वो लेसी हो जाएगा, और जिससे उसने उस प्रॉपर्टी को अपने पास एज अ लीज रखा है वो जो है वो लेसर हो जाएगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी का मालिक। तो कॉमन वर्ड में हम लैंडलॉर्ड और रेंटर बोल सकते हैं, और लीगल टर्म में हम उसे लेसर और लेसी बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है लीज का डेफिनेशन। अगर वहीं हम
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर सेक्शन 105 को डिफाइन करें तो इट स्टेट्स दैट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सेम यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है एक सर्टेन कंसीडरेशन पर, ऑफ विच द ट्रांसफर हैज एक्सेप्टेड द टर्म्स सराउंडिंग्स द एग्रीमेंट। और वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो एक सर्टेन एग्रीमेंट पर ट्रांसफर होगी जहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी मेंशन होंगे। अब ये जो डेफिनेशन है इसे हम अगर पार्ट पार्ट में देखें तो ये बोलता है कि लीज टॉक अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो लीज है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बातें करता है, इसके अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई जिक्र होता ही नहीं है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। जो लीज है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड की बातें करता है। जिस प्रॉपर्टी को लीज पर रखा जाता है लेसी के पास वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, या तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, मगर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही रखा जाता है। इस डेफिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इट प्रोवाइड्स ऑन सर्टेन कंसीडरेशन। ऑफ कोर्स इसे तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लीज हो या मॉर्टगेज हो या सेल हो, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कंसीडरेशन पर ही बेस्ड है। जहां पर कंसीडरेशन नहीं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो लीज में भी एक सर्टेन कंसीडरेशन पर ही दिया जाता है लीज को। नेक्स्ट, लेसी मस्ट एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन इन एग्रीमेंट। अब लेसर और लेसी के बीच जो एग्रीमेंट बनता है वो एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर बनता है और लेसी को उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम एक लेसर है, यानी कि उसके पास उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। उसने अपनी प्रॉपर्टी को श्याम को रेंट पर दे दिया, तो यहाँ पर श्याम क्या हो जाता है, लेसी हो जाता है। तो राम ने जो श्याम को अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया वो 5 सालों के लिए दिया कि आप इस प्रॉपर्टी पर रह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो राम है वो लेसर हो गया और जो श्याम है वो लेसी हो गया। और यहाँ पर जो टर्म्स है मीन्स एक सर्टेन टाइम पीरियड वो भी हो गया कि 5 साल तक श्याम उस प्रॉपर्टी के का पोजीशन ले सकता है, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को एंजॉय कर सकता है। अब अगर बात कंसीडरेशन की करें तो राम ने जो श्याम को 5 साल के लिए वो प्रॉपर्टी लीज पर दी है उसकी जगह पर श्याम भी तो राम को कुछ देगा। तो श्याम राम को या तो उसकी जगह पर कुछ अमाउंट देगा, मनी देगा, या फिर प्रॉमिस देगा, या फिर कुछ सर्विस देगा। जैसे कि राम ने अपने एग्रीमेंट में लिखा कि आप मुझे मंथली 10,000 रुपये दोगे, तो ये श्याम का राम पर कंसीडरेशन हो जाएगा। या फिर राम ये डालता है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी 5 सालों के लिए लीज पर दे रहा हूँ, तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मेंटेन करोगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉमिस हो जाएगा प्लस सर्विस हो जाएगा। प्रॉमिस भी हो गया कि वो इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा और सर्विस भी हो गया कि वो ये काम कर रहा है। तो इस तरह से, और साथ ही वो जो एग्रीमेंट बनता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाल दिए जाते हैं लेसर के द्वारा कि जो लेसी है इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टी जैसी है वैसे ही होनी चाहिए। अगर 2 फ्लोर की प्रॉपर्टी है तो उस पर 3rd फ्लोर नहीं बन सकता, या फिर इस प्रॉपर्टी में दूसरा रेंट नहीं लगा सकता। तो इस तरह से कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लेसी पर लगा सकते हैं। तो अगर हम एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 105 यही बोलता है। अब हम लीज के कुछ एसेंशियल्स को देखेंगे। मींस जब भी कभी लेसर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर लेसी के पास रखता है तो ये कुछ एसेंशियल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। लीज में जो दोनों पार्टीज है यानी कि लेसर और लेसी दोनों का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है
क्योंकि लीज भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में ही होता है। अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर ही नहीं सकते। तो जब पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंटर कर सकते तो वो लीज भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए लीज करने के लिए पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो कॉम्पिटेंसी के लिए क्या क्या मेजर क्राइटेरिया है? तो सबसे पहले जो दोनों पार्टीज हैं वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो ये जो तीन वर्ड है, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले जो भी वीडियोस बनाए गए हैं उन सभी में इन तीनों पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो एसेंशियल्स ऑफ लीज का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, अ लीज कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। जब भी लीज बनता है तो बिना एग्रीमेंट के लीज नहीं बनता, हमेशा या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही लीज बनता है, रिटन में ही बनता है। मींस जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को लेसी के पास लीज पर रखते हैं तो एक डॉक्यूमेंट के साथ रखते हैं, बिना उसके लीज नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ पोजेशन। इसमें जो प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ पोजेशन का ही राइट लेसी के पास दिया जाता है। लेसी को सिर्फ प्रॉपर्टी का पोजेशन ही ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि ओनरशिप। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रेंट। कंसिडरेशन ऑफ अ लीज कैन नॉट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पेड, promised और मनी और सर्विस और शेयर इन द क्रॉप्स और एनी अदर वैल्यू। मीन्स यहाँ पर जो कंसीडरेशन है ली प्रॉपर्टी को एज अ लीज हम जब लेसी के पास रखते हैं तो एक सर्टेन कंसीडरेशन पर ही रखते हैं। ऑफ कोर्स तो कंसीडरेशन या तो रेंट के फॉर्म में हो सकता है या तो प्रीमियम के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर जो रेंट है वो प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड में आ जाएगा। मीन्स लेसर ने जिस प्रॉपर्टी को लीज पर लेसी के पास रखा है तो उस प्रॉपर्टी के बदले लेसर भी तो कुछ लेगा। तो या तो वो मंथली इनकम लेगा, मंथली मीन्स मनी लेगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। राम जो कि लेसर है उसने अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर श्याम के पास रखा 5 सालों के लिए। तो उस प्रॉपर्टी का जब पोजेशन श्याम इंजॉय कर रहा है तो उसकी जगह पर वो भी तो राम को कुछ देगा। तो वो तो या तो वो मंथली दे सकता है कि मंथली मैं आपको इस प्रॉपर्टी का 10,000 रुपया पेड करूँगा, तो ये हो सकता है। या फिर प्रॉमिस्ड हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन इंजॉय कर रहा हूँ, इसकी जगह पर मैं आपका जो ये प्रॉपर्टी है इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करूँगा, प्लस आपका जितना भी सारा काम है वो सारा काम मैं करूँगा। तो ये प्रॉमिस हो गया कि श्याम राम के लिए ये सारी चीज़ें करेगा, प्लस सर्विस भी हो गया कि उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा श्याम, और राम को जहाँ भी ज़रूरत होगी श्याम वहाँ पर उसके लिए हमेशा स्टैंड होगा, हमेशा खड़ा रहेगा। नेक्स्ट, शेयर इन क्रॉप्स और एनी अदर वैल्यू। शेयर इन क्रॉप्स का क्या मतलब है कि राम ने श्याम को एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन दिया लीज पर 5 सालों के लिए कि ठीक है ये ज़मीन आप अपने पास रखो, इसका चाहे आप जो भी करो, चाहे जिस भी एग्रीकल्चर में यूज़ करो, लेकिन इससे जो भी आपकी उपज होगी आप उसका 30% मुझे दे दोगे। तो ये हो जाता है क्रॉप्स में शेयर। तो लेसर के पास इस तरह से उस प्रॉपर्टी का कंसीडरेशन लेसर और लेसी के बीच रखा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है पेड पीरियोडिकली और ओकेजनली। तो पीरियोडिकली जैसा कि हम सभी जानते हैं एक पीरियड में मंथ टू मंथ जो रेंटर है उसने लैंडलॉर्ड से उस प्रॉपर्टी को एज अ रेंट पर लिया तो वो मंथली पेड कर रहा है, तो ये हो गया पीरियोडिकली। और ओकेजनली मीन्स ओकेजन पर पेड कर रहा है, तो ये हो गया ओकेजनली। जैसा कि हमने बताया शेयर इन क्रॉप्स, तो जो ज़मीन दिया है राम ने श्याम को, जो ज़मीन दी है
उस पर वो तो या धान उगाएगा या फिर गेहूँ उगाएगा या फिर बाजरा उगाएगा। तो ये एक सीजनली क्रॉप्स है, तो ये जिस सीज़न में ये उगेंगे तो तभी तो उसके शेयर्स राम के पास आएंगे। तो ये हो जाता है ओकेजनली। तो पीरियोडिकली मीन्स पीरियड वाइज उसे मिलना, और ओकेजनली मीन्स ओकेजन पर मिलना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एक्सेप्टेंस। यहाँ पर जो लेसी है वो लेसर के दिए गए हर टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगा। लेसर ने जिस प्रॉपर्टी को लीज पर लेसी के पास रखा है, एक एग्रीमेंट के साथ रखा है, और उस एग्रीमेंट में कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कि लेसी को ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना है। उसमें कई तरह की बातें हो जाती हैं, जैसे कि जो लेसर है वो इस प्रॉपर्टी का जो फोर्थ फ्लोर है वो यूज़ नहीं करेगा, या फिर जो लेसर है वो जो लेसी है वो इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, या फिर इस प्रॉपर्टी का जो हाफ पार्ट है उसको यूज़ नहीं करेगा, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है इसको किसी भी तरह से सेल नहीं करेगा या रेंट पर नहीं लगाएगा। तो इस तरह से कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस लेसर लेसी पर लगा सकते हैं। अब टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स लीज में जब प्रॉपर्टी लीज पर रखी जाती है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही रखी जाती है। अगर उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है तो फिर वो बात किया जाता है सेक्शन 106 में। लेकिन अगर हम सेक्शन 105 को देखें तो इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही प्रॉपर्टी को रखा जाता है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी क्लियर दैट बोथ अ सेल एंड मॉर्टगेज विथ अ माइनर आर वैलिड बट अ लीज विथ माइनर इज वॉइड। जैसा कि हमने सेल और मॉर्टगेज में बोला था कि जो ट्रांसफरी है वो माइनर भी हो सकता है, लेकिन लीज में दोनों ही पार्टी का मेजर होना ज़रूरी है। अगर लीज में दोनों में से कोई भी एक पार्टी माइनर होता है तो वो लीज वहीं पर वॉइड हो जाएगा। लीज में लेसर और लेसी दोनों का ही मेजर होना ज़रूरी है। तो ये था लीज का डेफिनेशन, जिसे सेक्शन 105 के अंडर ट्रांसफर किया जाता है, जहां लेसर अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लेसी के पास एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर करता है। तो जब लेसर अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है लेसी के पास एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो वो एक डॉक्यूमेंट के साथ ट्रांसफर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रांसफर होता है, जिसमें कई तरह की बातें लिखी जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं, कंसीडरेशन लिखे जाते हैं, ये भी दिए जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी वो लीज पर रख रहा है लेसी के पास एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रख रहा है। लेकिन मान लीजिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सर्टेन टाइम पीरियड मेंशन ही ना हो, वो टाइम पीरियड एब्सेंस हो जाए या मिस हो जाए, तो ये सेक्शन 106 के अंडर डिफाइन किया गया है, जहां अगर एग्रीमेंट में टाइम पीरियड ही मेंशन नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो ये बातें सेक्शन 106 के अंडर कंसीडर की जाती हैं, जो बोलता है ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेस। जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर वो टाइम पीरियड एब्सेंट है तो वो जो लीज रखी जा रही है लेसी के पास लेसर के द्वारा, उस लीज का टाइम पीरियड क्या होगा, वो कैसे काउंट होगा, वो लीज कैसे चलेगी, ये सारी बातें सेक्शन 106 के अंडर कवर की जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जो सेक्शन 106 है ये बस सिंपल सी बातें बोलता है कि अगर टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं है तो लीज का जो टाइम है वो कैसे कंसीडर होगा, मींस लीज कितने टाइम के लिए दिया जाता है, वो कब एंड होता है, उसका प्रेस्क्राइब एंड क्या है, वो जो लीज रखी गई है वो किस पर्पस के लिए रखी गई है। तो अगर वो टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो सबसे पहले हम पर्पस देखेंगे कि किस पर्पस के लिए लीज रखा गया है।
तो अगर एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए लीज रखा गया है तो वो ईयर टू ईयर काउंट होगा। मीन्स हर ईयर वो उस लीज का एक नया एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल तक ही वैलिड होगा। अगर वहीं उस लीज को हमें बीच में ही टर्मिनेट करना पड़े, 1 साल के अंडर ही टर्मिनेट करना पड़े, तो जो नोटिस है वो 6 मंथ के अंडर प्रोवाइड करनी होगी। मीन्स आपको जिस दिन उस लीज को टर्मिनेट करना है, उस प्लेस को छोड़ना है, आपको उससे 6 मंथ पहले को नोटिस देना होगा कि आप इस जगह को छोड़ने वाले हो, आप इस लीज को टर्मिनेट करने वाले हो। तो जो नोटिस है वो ऑफ कोर्स हमेशा रिटन में ही होगा और वो नोटिस साइंड होगा लेसर के द्वारा। और अगर एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से है तो वो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली 1 साल का हो जाएगा। 1 साल के पहले ही अगर लेसी उस जगह को छोड़ना चाहता है, उस लीज को टर्मिनेट करना चाहता है, तो 6 मंथ पहले ही लेसी को नोटिस दे देना होगा। और अगर वहीं पर्पस एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी दूसरे पर्पस से लीज को रखा गया है, फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल पर्पस से रखा गया है, तो जो लीज का टर्म है वो मंथ टू मंथ रखा जाएगा। मीन्स जो लीज है वो मंथ के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, उसमें जो लीज का कंसीडरेशन है वो भी मंथली होगा। और अगर मंथ के बीच में ही लीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है लेसर या फिर लेसी के द्वारा, तो जो नोटिस है वो 15 डेज पहले अपोजिट पार्टी को दे देनी होगी। अगर लेसी बीच में ही लीज को टर्मिनेट करना चाहता है तो लेसी को टर्मिनेशन से 15 दिन पहले लेसर को नोटिस दे देना होगा। तो सेक्शन 106 इतना ही बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो हम सबसे पहले पर्पस देखेंगे। अगर पर्पस एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग का है तो जो लीज है वो ईयर टू ईयर काउंट होगा। मीन्स उसका प्रेस्क्राइब्ड ईयर 1 साल का होगा। और अगर 1 साल से पहले ही लीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है दोनों में से किसी भी पार्टी के द्वारा, तो 6 मंथ पहले उस का एक नोटिस देना होगा अपोजिट पार्टी को। और अगर वहीं उस लीज का दूसरा पर्पस है, रेसिडेंशियल पर्पस है, तो जो लीज का टर्म होगा वो मंथली होगा, वो मंथ टू मंथ होगा, 1 मंथ का टर्मिनेशन पीरियड होगा। और अगर 1 मंथ से पहले ही दोनों में से कोई भी एक पार्टी उस लीज को टर्मिनेट करना चाहती है तो टर्मिनेशन से 15 दिन पहले उन्हें अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस दे देना होगा। तो सेक्शन 106 बस इतना ही बोलता है। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 105 एंड सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके माइंड में इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।